सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकारों के बारे में। जो वेबर ने सत्ता के प्रकार बताए हैं वो 3 प्रमुख प्रकार वेबर ने बताए हैं: वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और चमत्कारी सत्ता। इन तीनों ही प्रकारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वेबर का विचार है कि विभिन्न समाजों और विभिन्न दशाओं में जिन व्यक्तियों को सत्ता प्राप्त होती है वे एक दूसरे से भिन्न आधारों पर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इस आधार पर वेबर ने सत्ता के 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया, जिन्हें वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता तथा चमत्कारी सत्ता कहा जाता है। इन तीनों ही स्वरूपों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्वरूप वेबर ने बताया वैधानिक सत्ता के रूप में। वेबर के अनुसार वैधानिक सत्ता वह है जो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा कुछ लोगों को शक्ति का उपयोग करने का विशेष अधिकार देती है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जिन लोगों को कानून के द्वारा एक विशेष पद को धारण करने का अधिकार दिया जाता है उनकी यह सत्ता वैधानिक सत्ता कहलाती है। वेबर के अनुसार नौकरशाही अथवा अधिकारी तंत्र वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण है। नौकरशाही व्यवस्था में जब किसी व्यक्ति को एक जिलाधीश अथवा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे कानून के द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए जाते हैं जिनके द्वारा वे एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत दूसरे लोगों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। समाज में जिन लोगों को वैधानिक सत्ता प्राप्त होती है उनका चुनाव एक विशेष कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। वैधानिक सत्ता किसी व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा अथवा इच्छा से संबंधित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति को कानून के आधार पर जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए व्यक्ति अपनी सत्ता का उपयोग कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैधानिक सत्ता व्यक्ति को निजी लाभ के लिए अपनी सत्ता का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती। ये एक ऐसी सत्ता है जो सत्ता के उपयोग को पक्षपात रहित बनाए रखने के लिए इससे संबंधित अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करने से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही को लिखित रूप में पूरा करेगा। जो व्यक्ति वैधानिक सत्ता के अधीन काम करते हैं वे सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का पालन यह मानकर करते हैं कि उनके द्वारा कुछ विशेष कानूनों का पालन किया जा रहा है, इस दृष्टिकोण से नहीं कि उनका कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों का पालन करना है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वैधानिक सत्ता का स्रोत स्वयं राज्य के कानून होते हैं। वेबर ने यह भी स्पष्ट किया कि वैधानिक सत्ता किसी न किसी रूप में हर युग में हमें देखने को मिली। जैसे प्राचीन काल में राजाओं द्वारा कुछ व्यक्तियों को मंत्री, न्यायाधीश तथा सेनापति जैसे पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये सभी पदाधिकारी अपने अधिकारों की सीमा के अंदर रहते हुए वैधानिक सत्ता का उपयोग करते थे। इसके बाद भी वैधानिक सत्ता का जो वास्तविक स्वरूप है आधुनिक राज्यों के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है, जिसमें एक विकसित नौकरशाही के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दूसरे से भिन्न वैधानिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार वैधानिक सत्ता मुख्य रूप से राजनीतिक तथा प्रशासनिक संगठन से संबंधित होती है।
लेकिन आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी वैधानिक सत्ता का एक स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। जैसे कैथोलिक चर्च ने अपने कुछ धार्मिक कानून बनाए हैं जिनके अनुसार पोप के रूप में एक व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, जबकि विभिन्न क्षेत्रों और चर्चों के अलग अलग धार्मिक पदाधिकारी होते हैं और इन सभी पदाधिकारियों के बीच एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है। किसी व्यक्ति को अपने से उच्च पदाधिकारी के आदेशों को न मानने पर उसे धार्मिक आधार पर दंडित भी किया जाता है। इसी प्रकार एक कंपनी के कानूनों के अनुसार प्रबंधक को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और इन्हीं अधिकारों के अंदर रहते हुए प्रबंधक उद्योग में लगे हुए दूसरे कर्मचारियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। विश्वविद्यालय के नियमों और कानूनों के अनुसार कुलपति, डीन, कुलसचिव और विभागाध्यक्ष को एक दूसरे से भिन्न अधिकार दिए जाते हैं, जिससे विश्वविद्यालय की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित बनाया रखा जाता है। ये शैक्षणिक क्षेत्र में हमें वैधानिक सत्ता बताते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धार्मिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में भी वैधानिक सत्ता का एक स्पष्ट रूप विद्यमान है। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में वैधानिक सत्ता का रूप अत्यधिक स्पष्ट होने के साथ ही बहुत व्यापक भी होता है। दूसरा जो स्वरूप वेबर ने बताया है वह है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को परंपरा के द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण कुछ विशेष अधिकार सौंपती है। इन अधिकारों के स्रोत राज्य के कानून न होकर समाज की कुछ परंपराएं हैं। सत्ता के इस स्वरूप को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री रेमंड एरो ने लिखा है, परंपरागत सत्ता वह है जो विशिष्ट गुणों की परंपरा के विश्वास पर आधारित होती हैं, जिसे एक लंबे समय से लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। समाज में जिन लोगों को परंपरागत सत्ता प्राप्त होती है उन्हें कुछ विशेष गुणों से संपन्न माना जाता है। साधारणतः ये जो सत्ता है, ये सत्ता की प्रकृति पैतृक या आनुवांशिक होती है। परंपरागत सत्ता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसे धारण करने वाले व्यक्ति को कोई निर्णय लेने के विशेष अधिकार मिले होते हैं और इन निर्णयों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सामाजिक आधार पर कठोर दंड दिया जाता है। यही कारण है कि परंपरागत सत्ता धारण करने वाले व्यक्ति के अधिकार तुलनात्मक रूप से अधिक निरंकुश हो जाते हैं। जो व्यक्ति परंपरागत सत्ता के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं वे उसकी प्रजा की तरह होते हैं। इन लोगों का यह विश्वास होता है कि परंपरागत सत्ता पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति में कुछ दैविक गुणों का समावेश होता है और इसीलिए किसी भी दशा में उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्हें यह डर भी होता है कि परंपरागत सत्ता के आदेशों की अवहेलना से उन्हें दंड मिल सकता है। कुछ समय पहले तक भारत के गांवों में पाई जाने वाली जाति पंचायतें सत्ता के इस रूप का उदाहरण हैं। इन जाति पंचायतों के पास किसी तरह के वैधानिक अधिकार न होने के बाद भी इनके निर्णयों को पंच परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्णयों के रूप में देखा जाता था। इसी तरह जनजातियों में गोत्र के मुखिया की सत्ता तथा दासों पर उनके मालिकों की सत्ता परंपरागत सत्ता के ही उदाहरण हैं। वेबर ने 3 और उदाहरण देकर जो परंपरागत सत्ता है उसकी प्रकृति को स्पष्ट किया है। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया है कुल पिता की परंपरा के रूप में। वेबर के अनुसार परंपरागत सत्ता का पहला रूप कुल पिता की परंपरा में देखने को मिलता है।
जिन समाजों में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं वहाँ परिवार की संपूर्ण शक्ति परिवार के मुखिया अथवा कुल पिता में निहित होती है। कुल पिता द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि परिवार का सदस्य कौन सा कार्य करेगा, समारोह को मनाने का ढंग क्या होगा, विभिन्न परंपराओं का निर्वाह किस प्रकार किया जाएगा। परिवार में कुल पिता को यह अधिकार राज्य के कानून के द्वारा प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसका निर्धारण समाज की परंपराओं के द्वारा होता है। दूसरा वेबर ने बताया है, पैतृक शासन के रूप में यह वह शासन है जिसमें राज्य की संपूर्ण सत्ता राजा के रूप में एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है जिसे उसकी प्रजा ईश्वर के द्वारा प्रतिनिधि और विशिष्ट गुणों से संपन्न व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, और साधारणतया राजा की मृत्यु के बाद यह सत्ता उसके सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है। परंपरागत सत्ता का यह रूप निरंकुश प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें राजा द्वारा उन्हीं नियमों को लागू किया जाता है जो उसकी शक्ति और सत्ता को बनाए रख सकें। पैतृक शासन में जो व्यक्ति शासक के प्रति जितने अधिक भक्त और विश्वसनीय होते हैं, उन्हें उतने ही ऊंचे पद और अधिकार दिए जाते हैं। कुछ समय पहले तक धर्म प्रधान समाजों में परंपरागत सत्ता का यह रूप प्रभावपूर्ण बना रहा। तीसरा स्वरूप वेबर ने बताया है, सामंतवादी व्यवस्था के रूप में। यह पैतृक शासन का ही संशोधित रूप है। इसके अंतर्गत एक पैतृक शासक अपनी सत्ता अनेक सामंतों को सौंप देता है, और ये सभी सामंत एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए उसी तरह अधिकृत हो जाते हैं जिस प्रकार पैतृक शासन द्वारा लोगों के व्यवहारों को प्रभावित किया जाता है। ये जो सामंत हैं वो शासक के विशेष कृपा पात्र होते हैं, और इसके बाद भी वे परंपरा के अनुसार शासक को समय समय पर निश्चित कर और उपहार देते रहते हैं। सामंतवादी व्यवस्था इस दृष्टिकोण से भी परंपरागत सत्ता का उदाहरण है कि एक सामंत की मृत्यु के बाद उसकी सत्ता स्वतः ही उसके पुत्र को मिल जाती है। यह भी परंपरा के अनुसार निर्धारित होने वाली एक निरंकुश सत्ता होती है। ये दूसरा स्वरूप है जो मैक्स वेबर ने बताया है, जिसे हम परंपरागत सत्ता कहते हैं। तीसरा रूप सत्ता का वेबर ने बताया है चमत्कारी सत्ता के रूप में। वेबर के अनुसार चमत्कारी सत्ता का संबंध उस व्यक्ति की सत्ता से है जिसमें कुछ विशेष चमत्कारी गुण होने के कारण जनसाधारण उसके आदेशों को मानने लगता है। ऐसी सत्ता का स्रोत न तो वैधानिक नियम है और न ही परंपराएं। इसका आधार एक ऐसी चमत्कारिक क्षमता है जिसके कारण व्यक्ति को स्वयं ही समाज में एक विशेष सत्ता प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति की चमत्कारी शक्ति चाहे वास्तविक हो अथवा काल्पनिक, उसकी सत्ता में विश्वास रखने वाले लोग यह मानते हैं कि उस व्यक्ति में कोई दैवकीय शक्ति है जिसकी सहायता से सभी तरह की सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस दृष्टिकोण से कोई भी पैगंबर, तांत्रिक, नायक, योद्धा अथवा नेता जो भी अपने चमत्कारी कार्यों के कारण लोगों को आदेश देने की वैधानिक शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसे चमत्कारी कार्यों के कारण लोगों को आदेश देने की वैधानिक शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसे हम चमत्कारी सत्ता कहते हैं। केवल चमत्कार के आधार पर लोगों से कार्य करवाना चमत्कारी सत्ता का ही स्वरूप है। लेकिन कोई भी व्यक्ति चमत्कारी सत्ता का उपयोग तभी कर सकता है जब वह उसके चमत्कारों के बिना किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जो व्यक्ति चमत्कारी सत्ता के अनुयायी होते हैं उनकी स्थिति सत्तावान व्यक्ति के शिष्य अथवा सेवक के समान होती है। यह अनुयायी किन्हीं विशेष कानूनों या परंपराओं के कारण उस नेता की सत्ता में विश्वास नहीं करते, बल्कि उसके वैयक्तिक गुणों के कारण ही उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसको हम चमत्कारी सत्ता कहते हैं।
इसके अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों का चुनाव उनकी योग्यता या कुशलता के आधार पर नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति में सत्तावान व्यक्ति के प्रति जितनी अधिक निष्ठा और भक्ति होती है, उसे उतना ही ऊंचा स्थान दे दिया जाता है। इन लोगों की कार्य पद्धति इस प्रकार की होती है कि वेबर ने ऐसे अधिकारियों को शिष्य पदाधिकारी का नाम दिया है। चमत्कारी सत्ता के अधीन काम करने वाले अधिकारी किन्हीं विशेष नियमों या कानूनों से बंधे हुए नहीं होते, बल्कि अपने नेता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना ही अपना दायित्व समझते हैं। इसके बारे में वेबर ने लिखा है, जब कभी चमत्कारी सत्ता से संपन्न व्यक्ति अपने शिष्यों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने चमत्कार को सिद्ध नहीं कर पाता, तो उसकी सत्ता कमज़ोर होने लगती है। इस प्रकार से वेबर ने चमत्कारी सत्ता को बताया और यह भी बताया कि भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी और विवेकानंद की सत्ता को चमत्कारी सत्ता कहा जा सकता है। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि चमत्कारी सत्ता की प्रकृति पूर्णतः व्यक्तिगत होती है। सामान्य लोगों का यह विश्वास होता है कि चमत्कारी सत्ता से संपन्न व्यक्ति में कुछ ऐसे विशेष गुण, दैवी की शक्ति अथवा असाधारण क्षमताएं होती हैं जिनकी सहायता से वह किसी भी कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर सकता है। इसके बाद भी यह सच है कि चमत्कारी सत्ता की अवधि अधिक लंबी नहीं होती। इस प्रकार वेबर ने सत्ता के तीनों प्रकारों को समझाया और साथ ही यह बताया कि दो मुख्य तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, मानव इतिहास में सत्ता के तीनों प्रकार पूरी तरह एक दूसरे से पृथक नहीं होते, बल्कि विभिन्न समाजों में इनका एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। और दूसरा यह कि सत्ता की प्रकृति भी तुलनात्मक होती है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में सत्ता के रूप में भी परिवर्तन होने की संभावना रहती है। इसका उदाहरण वेबर ने दिया है कि अगर हम पहली दशा को स्पष्ट करें तो इंग्लैंड में महारानी की सत्ता को एक परंपरागत सत्ता के रूप में देखा जाता है, लेकिन महारानी की सत्ता में वैधानिक सत्ता की विशेषताओं का भी समावेश है। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में बनाए जाने वाले कानूनों को महारानी के नाम से ही लागू किया जाता है। और यदि हम भारत का उदाहरण लें तो यहाँ की राजनीति वैधानिक सत्ता पर आधारित है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक यहाँ की सत्ता कुछ लोगों तक ही सीमित रही है, जिसे हम परंपरागत सत्ता के समान मान सकते हैं। दूसरे तथ्य को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने बताया कि विभिन्न युगों में सत्ता के विभिन्न प्रारूप और प्रणालियों में इसलिए परिवर्तन होता रहा क्योंकि शासक अपनी शक्ति की सीमाओं का उल्लंघन करके सत्ता का उपयोग व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए करने लगते हैं। स्वयं सत्ता के अधीन रहने वाले कुछ लोग इतने जागरूक होते हैं कि वे स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परंपरागत अथवा चमत्कारी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसके फलस्वरूप जब कभी उन्हें अवसर मिलता है, वे अपने नेता के चमत्कार को भ्रमपूर्ण सिद्ध करके एक नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करने लगते हैं और इसके फलस्वरूप सत्ता की एक विशेष प्रणाली दूसरी प्रणाली में बदलने लग जाती है। ये वेबर के अनुसार सत्ता के 3 स्वरूप हैं, जिसे मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकारों के रूप में बताया है। आगे वेबर ने उन दशाओं का भी उल्लेख किया है जो समाज में एक विशेष प्रकार की सत्ता को स्थायी बनाए रखने में योगदान देती है। सबसे पहला उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास सत्ता होती है, उनकी संख्या कम होने के साथ ही वे अधिक संगठित रहते हैं। अपनी नीतियों की गोपनीयता को बनाए रखने के कारण भी वे सत्ता को स्थायी बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि एक विशेष सत्ता से संबंधित अधिकांश व्यक्ति वे होते हैं जो उस सत्ता के आदेशों का पालन करते रहने में ही अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।
ऐसे लोग दूसरे व्यक्तियों को भी सत्ता में विश्वास करने और उसके आदेशों का पालन करते रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। तीसरा लक्षण वेबर ने बताया कि सत्ता संपन्न व्यक्तियों का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि कुछ प्रभावशाली लोगों को विशेष लाभ पहुंचाकर अपनी सत्ता को बनाए रखें। इससे भी एक विशेष सत्ता का योजनाबद्ध रूप से विरोध करने वालों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सत्ता पर अधिकार रखने वाले लोग किसी न किसी आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करते रहते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह जन सामान्य के हित में है, और यही वे दशाएं हैं जो जनसाधारण को एक विशेष सत्ता को मान्यता देने की प्रेरणा देते रहते हैं। इस प्रकार से वेबर ने सत्ता के तीनों स्वरूपों के साथ साथ यह भी स्पष्ट किया कि ये सत्ता समाज में अस्तित्व में किस प्रकार से बनी रह सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।